वंदे मातरम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका महेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9 विज्ञान पाठ 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था दोस्तों, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बहुत सा इंस्टेंट कंडेंसेट, जिसमें मुख्य 3 ठोस, द्रव एवं गैस होती हैं। पदार्थ को इतने 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक परिवर्तन के द्वारा इनको बदला जा सकता है और पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तत्व एवं यौगिक। यौगिक बनने में स्थिर अनुपात के नियम का प्रयोग किया जाता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, होमोजीनियस एवं हेट्रोजीनियस। मिश्रण को पृथक करने के तरीके वाष्पीकरण विधि द्वारा, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा, पृथक्करण कीप द्वारा पृथक करना, चौथा है ऊर्ध्वपातन विधि, 5वां क्रोमेटोग्राफी, 6ठा आसवन विधि, 7वां क्रिस्टलीकरण, 8वां छानन विधि, 9वां चुंबकीय पृथक्करण विधि, 10वां फटकन विधि और 11वां है जो पहले आ चुका है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट न हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बनी होती हैं, अतः शुद्ध नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उसमें अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं गंदगी के रूप में, दूध, वसा आदि। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। उदाहरण वायु, गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि का मिश्रण है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण व विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उदाहरण जल में शर्करा का विलयन समांगी मिश्रण है। विसमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में होता है, दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। विसमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। उदाहरण है शक्कर, चीनी और बालू, रेत का मिश्रण एक विसमांगी मिश्रण है, और क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर, बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठक होगा। द्रवों में ठोसों के निलंबन भी विसमांगी मिश्रण है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। किसी विलयन को 2 भागों विलायक और विलय में बांटा जा सकता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन 2 प्रकार से, एक तो विलेय और विलायक होता है। विलेय घुलनशील पदार्थ जो घुलता है जैसे शक्कर, विलायक पदार्थ जिसमें घुलता है जैसे पानी। विलयन के प्रकार इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। विलय पहला बिंदु है, विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। विलायक में कोलाइडल विलयन, विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है, 10⁻⁹ से 10⁻⁶ के मध्य, और कणों का आकार निलंबन में बड़ा होता है, 10⁻⁶ मीटर माइक्रोमीटर। दूसरा है विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, और इसमें कोलाइडल में कणों को नंगी आंखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, और इसमें सस्पेंशन में नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा समांगी मिश्रण होता है। पहला समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विसमांगी होता है, और ये विसमांगी मिश्रण। छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक, चौथा बिंदु है, छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते हैं। इसमें दूसरे में कर सकते हैं कोलाइडल में, और सस्पेंशन में छानन द्वारा पृथक कर सकते हैं।
विलयन पारदर्शी होता है, कोलाइडल अपारदर्शी होता है और जो सस्पेंशन पारभासी होता है। छठा बिंदु, विलयन स्थिर विलयन रखने पर कण नीचे बैठते हैं। इसका जो कोलाइडल में स्थायी विलयन होते हैं, सस्पेंशन अस्थायी विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, कोलाइडल टिंडल प्रभाव दिखाता है और सस्पेंशन टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों अवस्था में हो सकता है। विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं, कोलाइडल निलंबन के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते हैं, कोलाइडों में कण छन्ना कागज से गुजर जाते हैं। उदाहरण, पानी में चीनी, दूध, रक्त और इसमें रेत बालू पानी में। कोलाइड्स विलयन में के कुछ उदाहरण इसमें दे रखे हैं जो आप समझ सकते हैं इनको। जैसे द्रव जब गैस में मिलता है एरोसोल होता है, धुंध और बादल का उसके एग्जाम्पल है। ऐसे ही गैस द्रव में मिलता है तो चाक, शेविंग क्रीम में इसका प्रयोग किया जाता है। द्रव विलय होता है, विलायक द्रव होता है, इमल्सन, दूध, चेहरा क्रीम, दरवाजों का पेंट। इस प्रकार ये पूरी टेबल है। गैस में गैस कोलाइडल विलयन नहीं है, यह मिश्रण है। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटेवा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, या विलयन के आयतन प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटेवा विलयन का आयतन इंटू 100। मिश्रण को पृथक करने के तरीके, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वाष्पीकरण। इसका उद्देश्य यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना। जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। सामग्री, रंग डाई जिसका क्वथनांक ज़्यादा तथा पानी, बीकर, वॉच ग्लास। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वॉच ग्लास में रह जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। वाष्प के रूप में शाही नीचे रह जाएगी, वॉच ग्लास, वॉच प्लग है, बीकर, वायर, ट्राइपॉड स्टोर और बर्नर लगा हुआ है जिससे गर्म किया जाता है। अब केंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका जो सिद्धांत है, जब किसी पदार्थ को तेज़ी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले आते हैं। उदाहरण, दूध से क्रीम पृथक करना। क्या आप जानते हैं टोन दूध तथा डबल टोन दूध किसे कहते हैं? बहुत हल्के कण इसमें ऊपर आ जाते हैं, फिर हल्के कण और भारी कण नीचे रहते हैं। शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है इसका प्रयोग। दूसरा, क्रीम से मक्खन बनाने में। तीसरा, वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। क्या आपने देखा हमारे कपड़ों में से निकले धूल और मिट्टी के कण वॉशिंग मशीन में नीचे बैठ जाते हैं। पृथक्करण कीप। इस दो मूल सिद्धांत, दो अघुलनशील द्रव को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्कारी कीप को स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। अनुप्रयोग, पानी से तेल पृथक करने में। ये गोल कीप है, सरसों का तेल है, पानी नीचे रहता है, तेल ऊपर रहता है। स्टॉप कॉर्क के द्वारा स्टैंड बीकर पानी नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर भरा रह जाएगा। ऊर्ध्वपातन विधि पिछले पार्ट में पढ़ा था, सब्लिमेशन के नाम से जानी जाती है। मूल सिद्धांत, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ये इसमें सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा रहा है। वेपोर्स ऑफ एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का ये मिश्रण है। चाइना डिश में गर्म करते हैं इसको तो फिर सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाती है। उदाहरण, अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है जबकि नमक शेष रह जाता है। इसका प्रयोग कपूर, नेपथलीन की गोलियां, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन द्वारा ये अलग किए जा सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी, यह इसका सिद्धांत, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी या किसी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख ले जाते हैं। ये कागज़ की पट्टी है, यहाँ पर शाई का निशान लगा देते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं पेंसिल से। फिर कांच की छड़, ग्लास रोड, पेपर क्लिप्स, जार और स्ट्रिप शाई का निशान लगा देते हैं। स्ट्रिप और फिल्टर पेपर में हम देखते हैं कि पानी के साथ साथ फिर ये जो शाई की निशान होता है यह भी ऊपर की ओर चला जाता है। काली शाही में उपस्थित रंजकों को क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसका प्रयोग पहला है रंग को पृथक करने के लिए, दूसरा है क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए, तीसरा है रक्त से ड्रग पृथक करने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं जब किसी खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट होता है तो खून का क्या करते हैं? आसवन विधि।
डिस्टिलेशन। मूल सिद्धांत, दो संगठकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाती है। और इसमें आसवन फ्लास्क होता है, तापमापी होता है, जल निकास के लिए होता है, जल प्रवेश के लिए, और ठंडा जल इसमें डाला जाता है और वापस बाहर निकलता है। भाप जो ठंडे जल से संघनन होकर फिर जल के रूप में एकत्रित कर ली जाती है बीकर में। उदाहरण, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है, जहां यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है, जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। यहाँ ये ध्यान देने की बात है दोस्तों, अगर दो संगठकों से ज़्यादा संगठक एक ही द्रव में उपस्थित होते हैं जिनका क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है, तब हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ताकि सारे संगठक अलग अलग हो जाए। उदाहरण, हवा तथा पेट्रोलियम आदि। पेट्रोलियम को पैराफिन मोम में पृथक किया जाता है। तेल, लुब्रिकेंट, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल तथा पेट्रोल गैस को इस विधि का पृथक किया जाता है। हवा से कैसे गैस प्राप्त कर सकते हैं? हवा को भी इसी विधि द्वारा पृथक करते हैं। वायु, हवा दाब को बढ़ाया जाता है, वायु को संपीड़ित तथा ठंडा किया जाता है, फिर वायु जो है द्रव अवस्था में आ जाती है। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाता है। कम क्वथनांक वाली और संगठक अधिक क्वथनांक वाली नीचे रह जाती है। मिश्रण इस प्रकार प्राप्त होते हैं। प्रभाजी आसवन विधि के अनुप्रयोग विशेषताएं। पहला, साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से। ये टुकड़े या गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में, कार्बनिक रस को शुद्ध करने में, ऑक्सीजन, द्रव, नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। वो प्रभाजी आसवन विधि का ये दे रखा आपको, इसमें एक बस सीधा सा है, प्रभावी स्तंभ होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है इसमें, जब बाकी सिस्टम वर्क हुई रहता है, जैसा हमने अभी फर्स्ट वाले में पढ़ा था। अगला है क्रिस्टलीकरण। इसका मूल सिद्धांत है, किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठक को पृथक करना। उदाहरण, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रखकर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती है। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिए जाते हैं। वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है? ये इसके निम्न कारण है। पहला, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। दूसरा, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को संदूषित कर सकती हैं। इसका उपयोग समुद्री पानी से नमक को साफ करना। दूसरा, क्रिस्टल को पृथक करना। उदाहरण, कॉपर सल्फेट फिटकरी, जिन क्रिस्टल में अशुद्धियाँ विद्यमान होती हैं। जल घर या निकाय में जल को शुद्ध करना। जल शोधन संयंत्र संग्रहित जल अशुद्ध पानी है, इसको अवसादन टैंक यानी ठोस नीचे बैठ जाते हैं, जिसमें भारण टैंक फिर होता है, फिर निस्यंदन टैंक होता है जिसमें सभी अशुद्धियाँ छान ली जाती हैं और पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। क्लोरीनीकरण टैंक होता है और पानी घरों के इस्तेमाल हेतु फिर भेज दिया जाता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन यह अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि अभिकारकों से नए पदार्थ बन जाएंगे, पुनः नए पदार्थों से अभिकारक नहीं बनते हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। और भौतिक परिवर्तन बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। रासायनिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी ऊर्जा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है, जैसे भौतिक परिवर्तन बर्फ़ का पिघलना और रासायनिक परिवर्तन में लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना आदि। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों तत्व। ये वीडियो आप महेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तत्व, एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोडियम। तत्व एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व के प्रकार। तत्व को 3 भागों में बांटा गया: धातु, उपधातु, अधातु और उपधातु। धातु लगभग 90 प्रकार की होती हैं, बाकी अधातु और उपधातु भी होती हैं। आवर्त सारणी में लेफ्ट हैंड साइड में धातुओं को रखा जाता है।
राइट हैंड साइड में अधातु और मेटल जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती हैं उसके पास में रखी जाती हैं। धातु चमकदार होती हैं, अधातु चमकदार नहीं होती हैं। उपधातु ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। धातु आघातवर्ध्य होती हैं, तन्य आघातवर्ध्य होती हैं यानी चोट मारने पर फैल जाती है। तन्य होती हैं यानी कि तार के पतले तार के रूप में खींची जा सकती हैं। धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती हैं, तन्य नहीं होती है, भंगुर होती है यानी चोट मारने पर टूट जाती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। धातुएं सोनेरस होती हैं, अर्थात जब धातुएं किसी वस्तु से मारी जाती हैं या अन्य धातु से टकराई जाती हैं तो सोनोरस यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। अधातुएं सोनोरस नहीं होती है। चौथा, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। इसका अपवाद है पेंसिल में जो पाया जाता है ग्रेफाइट, वो विद्युत की सुचालक होती है। धातु के उदाहरण सोना, लोहा। अधातु ऑक्सीजन और फास्फोरस, और उपधातु बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यौगिक एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दूसरा बिंदु है किसी नए इसमें मिश्रण में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं, ये संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। तीसरा बिंदु, मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। यौगिक नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। चौथा बिंदु, मिश्रण घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसमें यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मिश्रण का उदाहरण है लोहा तथा गंधक का मिश्रण, और यौगिक गंधक तथा लोहा आपस में मिलकर आयरन सल्फाइड बनाते हैं। स्थिर अनुपात का नियम। रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है, H 1 और ऑक्सीजन 8। तो H जो होता है उसका द्रव्यमान जो होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। H2O तो 2:16, तो उनका हम सरल अनुपात में 1:8 के रूप में लिख सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान जो होता है संरक्षित रहता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्न के लिए पृथक करने की विधि बताइए, जैसे गेहूं से भूसा अलग करना, पानी से रेत अलग करना, दाल से कंकड़ अलग करना, साधारण नमक से कपूर का पाउडर अलग करना, दूध से मक्खन, अशुद्ध फिटकरी से शुद्ध फिटकरी। इनके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य सिद्धांत है, ये आपको याद होना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी के पीछे, क्रिस्टलीकरण के पीछे आसवन विधि का सिद्धांत और अपकेंद्रीकरण का सिद्धांत। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके। रेत, अमोनियम क्लोराइड तथा साधारण नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए विधि सुझाइए। तीसरा, अल्कोहल को किस विधि द्वारा पानी से अलग कर सकते हैं, पूरी विधि को आप विस्तार से चित्र सहित समझाइए। चौथा, जो पानी हम निगम से प्राप्त करते हैं उसमें तब भी बहुत अशुद्धियाँ व कीटाणु रह जाते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पांचवा, एक विद्यार्थी के पास बालू यानी रेत से लिप्त पानी का भरा बीकर है। अब उसने एक बीकर में सफ़ेद पत्थर जैसा पदार्थ उसमें डाला, अचानक बालू नीचे बैठ गए। वो सफ़ेद पदार्थ क्या है तथा इस तरीके को हम क्या कहते हैं। छठा प्रश्न, निम्न चित्र के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक बताइए। जैसे ऊपर रुई है, एक नेफ्थलीन है, साधारण नमक है, ये कौन सी प्रक्रिया में प्रयोग में लिया जाता है। और दूसरा चित्र पेट्रोल गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, चिकनाई करने वाले पदार्थ, वैक्स और पेट्रोलियम आदि। सातवां प्रश्न है, एक एथलीट का डोपिंग टेस्ट किया गया तथा उस एथलीट को ड्रग्स पॉजिटिव पाया गया। वो कौन सा टेस्ट होगा जिससे पता लगाया जाए कि खून के सैंपल में, रक्त के सैंपल में ड्रग्स हैं। इस विधि को विस्तार से समझें। आशा है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कक्षा 9 पार्ट 2 विज्ञान का ये वीडियो था। और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा YouTube चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।